मेरा होता है यूज़र स्पेस, दूसरा होता है मेरा कर्नल स्पेस। तो जब मेरे को यूज़र स्पेस से कर्नल स्पेस में जाना होता है तब मैं क्या करता हूँ, सिस्टम कॉल का काम लेता हूँ। तो सिस्टम कॉल का एग्जांपल होता है एक फोर्थ सिस्टम कॉल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द प्रोसेस। So today's your assignment is that you just explore about the fork. Fork देखिए आप अपने गूगल पे के what do you mean by fork and why it is used and how it is used. फाइन। तो इसमें क्या होता है कि CPU क्या करता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में CPUs के अंदर वो काम बांट देता है। लेट सपोज ये सिस्टम कॉल मैनेज करेगा, ये मेमोरी मैनेज करेगा, ये वाला जो होगा ये प्रोसेस मैनेजमेंट देखेगा। तो इन दिस वे क्या होता है कि मास्टर जो होता है वो स्लेव्स को कंट्रीब्यूट कर देता है, स्लेव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनके वर्क को। फाइन। और कोई एक प्रोसेस होंगे वो कोई एक प्रोसेसर होगा वो इंटरप्ट्स को हैंडल करेगा। तो इन दिस वे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बन जाता है। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग में व्हाट वी आर डूइंग, मल्टी प्रोसेसिंग में वी हैव n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो कि आज की तारीख में आते हैं, और वो डायरेक्टली मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी हो सकता है, उनका सिमेट्रिक आर्किटेक्चर भी हो सकता है। तो सिमेट्रिक के अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको इक्वल राइट्स देता है, बट मास्टर स्लेव्स के अंदर क्या करता है, वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लाइक CPU 1 जो है मेरा सिस्टम कॉल देखेगा, CPU 2 मेरा मेमोरी मैनेजमेंट देखेगा, CPU 3 मेरा प्रोसेस मैनेजमेंट देखेगा, और CPU 4 मेरा इंटरप्ट्स को हैंडल करेगा। तो इस तरीके से वो काम करता है। फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एडवांटेजेस। जो मेरा इसका थ्रूपुट होता है, इट विल इंक्रीज। सो थ्रूपुट मीन्स थ्रूपुट इज द वर्क डन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और दूसरा क्या होता है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। रिलायबिलिटी कैसे अच्छी हो जाती है, मान लीजिए अगर मेरा एक CPU है, मेरे पास n नंबर ऑफ CPUs हैं, अगर मेरा एक CPU के अंदर ब्रेक डाउन आ गया तो क्या होगा, मेरा काम नहीं रुकेगा, जो मेरे दूसरे प्रोसेसर्स होंगे वो काम करने लग जाएंगे। ये बिल्कुल एक तरह से नेटवर्किंग की तरह होता है। अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी हो, आई होप यू हैव स्टडीड नेटवर्किंग, और माइट बी इन दिस करंट सेमेस्टर यू विल गोइंग टू स्टडी। तो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी में लेट सपोज ये ऐसे स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी होती है, लैन टोपोलॉजी होती है। लैन आपने पढ़ा ही होगा, जो होता है एरिया नेटवर्क होता है। इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर मेरा एक सिस्टम, एक मेरा जो नोड है वो अगर ख़राब हो जाता है तो मेरा दूसरा नोड जो होता है वो उसका काम करने लग जाएगा, और इस तरीके से जो मेरा पूरा नेटवर्किंग पार्ट है वो पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा। कहीं तो लैन में क्या होता है, लैन के अंदर वो हो जाता है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी के अंदर नहीं होता। मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे एक नोड 1 है, नोड 2 है, तो यहाँ पे अगर ये नोड ख़राब हो गया तो मेरा नोड 2 जो होगा वो बैकअप दे देगा। तो ये होता है मेरा, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से CPU में भी होता है। CPU में अगर मान लीजिए मेरा एक CPU ख़राब हो गया तो मेरा जो दूसरा CPU होगा वो बैकअप ले लेगा, और मेरा किसी भी तरीके से प्रोसेसिंग वो ख़राब नहीं होगी। इट इज़ कॉस्ट सेविंग, बट ऑब्वियस है। कॉस्ट सेविंग कैसे है कि अगर मैं एक प्रोसेसर के 5 कंप्यूटर खरीदूँ या लैपटॉप खरीदूँ, और मैं अगर एक ही लैपटॉप में 4 प्रोसेसर ले लूँ या i3 i5 ले लूँ तो मेरे लिए बट ऑब्वियस है वो चीप पड़ेगा। तो कॉस्ट सेविंग तो मेरी वहाँ पे हो ही रही है। सेकेंडली बैटरी एफिशिएंट, बैटरी बहुत एफिशिएंट होती है इनकी, क्योंकि एक ही लैपटॉप में 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, फिर भी उसकी बैटरी बैकअप अच्छा है, तो इसलिए बैटरी एफिशिएंटली बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा पैरेलल प्रोसेसिंग, ये ट्रूली एक पैरेलल प्रोसेसिंग का पार्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती है। हाँ, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, क्योंकि एक साथ 2 प्रोसेसर, जैसे मान लीजिए मेरा ये CPU 1 है, ये मेरा CPU 2 है, ये दोनों प्रोसेसर मेरा पैरेलली P1 और P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में नहीं होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था, एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। डिसएडवांटेजेस का बट ऑब्वियस है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस कौन से प्रोसेसर से एग्जीक्यूट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से करना है, मैंने जो सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिज़ाइन होगा वो बट ऑब्वियस है कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। दूसरा मेरा मेन मेमोरी मेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, कि मेरे को किस तरीके से उसका कम्युनिकेशन करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, मेरे को ये उसमें देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइन स्टूडेंट्स, सो आई होप के आप लोग
मल्टीटास्किंग के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, कैसे होता है मल्टीटास्किंग, किस तरीके से की जाती है मल्टीटास्किंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है, क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हाँ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग होती है। तो अपने अभी तक 3 लेक्चर्स ले लिए हैं और इन तीनों लेक्चर्स को मैं कंक्लूड करूँगा। तो just in a conclusion of all these 3 lectures, so what we have learned so far, we will discuss it. तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया मल्टी प्रोग्रामिंग, वर्सेस मल्टीटास्किंग, और उसके बाद हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ लिया मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक टाइम में सिर्फ एक प्रोग्राम रैम में लोड सीपीयू को मिलता है और एग्जीक्यूट होता है, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस रखे हुए होते हैं। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का ये मतलब नहीं है कि एक साथ सारे कंप्यूटर में एक साथ सारे प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करेगा। फाइन, वो कैसे करता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या करते हैं कि मल्टीटास्किंग में मैं टाइम शेयरिंग कर देता हूँ। कोई भी प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग को, वो ये है कि कोई भी प्रोसेस मेरा वेटिंग स्टेट में नहीं जाता है। ऑल दोज 3 प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेसेस आर इन द रनिंग स्टेट, एंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, इट डिवाइड्स द टाइम, इट शेयर द टाइम अमंग दोज प्रोसेसेस। तो क्या करते हैं कि प्रोसेस को मैं टाइम शेयरिंग में बांट देता हूँ, मैं उनको टाइम स्लॉट दे देता हूँ, उसी के हिसाब से वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन कोई भी प्रोसेस मेरा वेटिंग स्टेट में नहीं जाता है, सारे के सारे प्रोसेस मेरे रनिंग स्टेट में ही रहते हैं। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता चुका हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग के भी बता चुका हूँ, मल्टी टास्किंग के भी बता चुका हूँ। जब अलग अलग प्रोग्राम होते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाती है, लेकिन अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर थ्रेड्स मेरे को क्रिएट करने पड़ते हैं तो वो मल्टी टास्किंग हो जाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कोई भी, आप जैसे मान लीजिए विनैम को ऑन कर रहे हैं, आप VLC प्लेयर को ऑन कर रहे हैं, या फिर आप एक साथ वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, तो आप जब तीनों एप्लीकेशंस को ऑन कर देंगे तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और अगर आप वेब ब्राउज़र ऑन कर रहे हैं और किसी एक वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो अलग अलग पिक्चर्स चल रही हैं, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट चल रही है, जो स्क्रॉल चल रहा है, वो सारे क्या हैं, उस प्रोसेस के थ्रेड्स हैं। तो वहाँ पे क्या कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, टाइम शेयरिंग स्लॉट दे दिया है। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टीटास्किंग। तीसरा पार्ट आया था मेरा मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का ट्रूली कंसेप्ट आइडिया आता है। ये 2 तरीके से होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सबको इक्वल राइट्स देता है, सारे प्रोसेसर्स को, लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, स्लेव मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में कोई एक प्रोसेसर जो होता है वो मेरा सिस्टम कॉल्स को हैंडल कर रहा होता है, कोई दूसरा प्रोसेसर होता है वो इंटरप्ट्स हैंडल कर रहा होता है, जो तीसरा प्रोसेसर होता है वो मेरा क्या कर रहा होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। सो इन दिस वे वी कैन डन द मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग है, बट ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं, थ्रूपुट बहुत अच्छा होता है, रिलायबल होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, बैटरी एफिशिएंट होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट हैज़ अ डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिसएडवांटेज जैसे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, मेन मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्कूलिंग के बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। इन लोगों की वजह से, आने की वजह से जो मेरा यूनी प्रोसेसिंग वाला जो ड्रॉबैक था वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब जो मेरे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड आ रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बेस्ड आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पंच कार्ड से लेके और मल्टी प्रोसेसिंग का पूरी लाइफ हिस्ट्री देखी, पूरा हम लोगों ने फीचर्स स्टडी किए ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक बेस बनाने के लिए। आई होप कि अब आप लोगों का बेस बन चुका होगा। मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दिया था, लेकिन मेरे को अभी तक गूगल क्लासरूम में वो असाइनमेंट रिसीव नहीं हुआ है। आई अगेन रिपीट कि वो असाइनमेंट क्या है। आपको सबसे पहला मेरे को एक तो मोबाइल ओएस बताना है कि कौन सा था, दूसरा मेरे को विंडोज़ ओएस बताना है, सबसे पहला विंडोज़ ओएस कौन सा था जो मार्केट में आया, और सबसे पहले लाइनक्स का कौन सा ओएस आया था मार्केट में। तो इन तीनों ओएस के नाम आपको बताने हैं, और ये जो आपके जो असाइनमेंट है उसका पार्ट आप मेरे को गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के दे सकते हैं। तीसरा जो आज का असाइनमेंट है तीनों लेक्चर्स का, वो ये है कि फोर्क जो सिस्टम कॉल होती है, आप सिस्टम कॉल भी देखें, ज़रूर देखें, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल का मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, फोर्क क्या होता है और फोर्क कैसे काम करता है, एक इसका हल्का सा आइडिया है। फाइन, सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वील स्टार्ट
the main topics of operating system like process management and other thing. So I hope you understand the basics and you understand and you learn about the history of an operating system. तो मेरे को लगता है कि आई होप कि आप लोगों ने सब चीज़ें समझ ली होंगी कि किस तरीके से इवॉल्वमेंट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी ऑन द गूगल क्लासरूम. कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर आप मटेरियल डालिए, मटेरियल भी अपलोड कीजिए. तो सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ डालूंगा कि मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता हूँ. मैं खाली स्टडी करता हूँ, मैं पॉइंट वाइज नोट्स बनाता हूँ. अगर मैं उसको अपलोड करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि यू राइट डाउन द नोट्स फ्रॉम द वीडियो और एल्स यू परचेज द बुक. मैंने आपको बताई थी बुक गैल्विन. आप गैल्विन बुक परचेज कर लें. दिस इज़ द बाइबल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है. मैं आज भी मेरी इंजीनियरिंग की जो गैल्विन बुक है उसको ही काम में लेता हूँ पढ़ने के लिए. तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी गैल्विन परचेज कर लें और उससे पढ़ाई करें और साथ साथ में जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ उसमें आप पॉइंट वाइज अपने नोट्स भी बना लें. फाइन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. सो विल मीट नेक्स्ट वीक.